हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैंने कल को ही अपडेट नहीं किया और कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा चल रहा है। मैं अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। वैसे आज ज़रूर कर रही हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। आप सभी का संक्रांति का दिन बहुत अच्छा बीता होगा। मैं उम्मीद करती हूँ। नहीं बीता है तो अब अच्छा हो जाएगा। मूड पे डिपेंड करता है। आप अगर सोचो तो आपका दिन अच्छा भी हो जाएगा। कुछ तो अच्छा हुआ कौन आज। तो चलो, आज मकर संक्रांति का आपको सरप्राइज़ देते हैं। आज सारे पर्दे खोल देते हैं, राज खोल देते हैं इस स्टोरी के, क्योंकि ये स्टोरी बहुत जल्द एंड होने वाली है। तो चलिए फिर आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पहला सीन हम देखते हैं विंग का। विंग जो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसके सामने खड़ा है वांग जी और साथ ही में खड़ा है लान सिचन। विंग कहता है, तुम दोनों बहुत बुरे हो। तुम दोनों ने मेरे लिए ये ओवर साइज के कपड़े लेकर आए हो। सिचन, तुम्हारी शादी है, मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूं? मुझे नहीं पहनना ये। मैं इसमें तो और मोटा दिखूंगा। सब लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारे छोटे भाई का वाइफ इतने मोटा है। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत अगली दिखूंगा। मुझे अच्छा लगना है। हुसैन मेरी पास फ़ोटोज़ लेगा। फिर मैं कैसे बाद में दिखाऊंगा? अगर मेरे बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं इतना मोटा था उसके अंकल की शादी में। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। ये हटा के लेकर आओ, कोई स्लिम ट्रिम कपड़े लेकर आओ तो थोड़े अच्छे टाइप में, क्वालिटी भी अच्छी हो, हाई रेंज में लेकर आओ। जाओ। वांग जी कहता है, पापे मेरी बात सुनो, देखो इस हालत में तुम और दूसरे तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते। तुम्हें कुछ कंफर्टेबल पहनना चाहिए जिसमें तुम्हें उठने बैठने चलने फिरने में आसानी हो। और फिर तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा पेट टाइट हो जाएगा। बाबे प्लीज़ मान जाओ। लान सिचन भी विंग के पास आके बोलता है, विंग तुम मान जाओ ना, ये कपड़े उतने बुरे भी नहीं हैं, अच्छे ही तो हैं। बस थोड़ा साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर दो भैंसें समा जाए। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगा। ये इतना 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 लूज़ कपड़ा कौन लेकर आता है? मैं नहीं पहनूंगा। तुम दोनों को पहनना है, तुम दोनों पहनो। सचिन एक काम करो, तुम अपनी शादी में यही पहन के जाओ। सचिन कहता है, विंग अगर मैं प्रेग्नेंट होता तो मैं ज़रूर पहन लेता, पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं ये नहीं पहनूंगा। कैसे नहीं पहनोगे? अगर तुम मुझे पहना सकते तो कुछ भी तो पहन सकते हो ना। वांग जी मैं कह रहा हूँ, पहनाओ इसको। हाँ, मैं नहीं पहनूंगा ये। पापे मेरी बात सुनो। देखो हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हुसैन लेकर आ रहा है मेरे लिए कपड़े, मैं वही पहनूंगा। ठीक है, तुम्हारा दोस्त लेकर आ रहा है तो कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। ठीक है, तो मैं मेरे दोस्त के लाए हुए कपड़े पहनूंगा। कुछ देर में हुसैन भी वहाँ पहुँच जाता है। हुसैन के हाथ में काफ़ी सारे बैग्स थे जिन्हें वो लेकर आ रहा था और उसके पीछे था मोशन के दोनों हाथों में दोनों बच्चे थे। एक जो थी वो सिंड्रेला और दूसरा शुआन। हुसैन विंग के पास जाके बैठता है और कहता है, अरे विंग ये क्या पहनने वाला है तू? विंग कहता है, मैं नहीं पहनूंगा। ये दोनों बंदर देख रहा है सामने, ये मुझे ये मोटा भालू जैसा कपड़ा पहनाने के ऊपर तोले हुए है। मैं नहीं पहनूंगा ये। मैं क्यों पहनूं इतना ढीला ढाला लूज कपड़ा? हुसैन कहता है, विंग एक बात बोलूं, तुझे ये पहन लेना चाहिए। तू मेरा दोस्त है या इन दोनों का? हूँ तो मैं तेरा ही दोस्त, इसलिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी यही लेकर आया हूँ। विंग कहता है, क्या तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है? हुसैन बैग पकड़ाता है विंग को। विंग उसे खोलकर देखता है तो सेम कलर, सेम साइज, सेम ड्रेस उसमें था। हुसैन को देख करके वांग जी और सचिन से बस घूरने लगते हैं, क्योंकि पहले से ही वो दोनों भी सेम टू सेम ड्रेस लेकर आए थे। एक लान सचिन लेकर आया था ओवर साइज, एकदम उसी साइज में उसी कलर में। वो दोनों एक ही जैसे कपड़े लेकर आए थे और अब हुसैन भी वही ड्रेस उठा के ले आया है। विंग कहता है, तुम तीनों का दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। हुसैन धीरे से कहता है, दोनों घुटनों के बीच में। विंग कहता है, हाँ क्या? हुसैन तुरंत बोलता है, अब मैम विंग यही पहन ले। विंग कहता है, क्यों? मैं इसमें बहुत मोटा दिखूंगा, मैं नहीं पहनूंगा ये बहुत गंदा है, मैं नहीं पहनूंगा ये। हुसैन कहता है, विंग तुझे ये पहनना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जब
तेरी शादी थी तो मेरा भी यही हाल था। मैंने भी घर को सर पे उठा रखा था ये बोलकर कि मैं कुछ अच्छा टाइट सा पहनूंगा जिसमें मेरी बेली थोड़ी कम दिखे। पर क्या पर तुझे याद है ना मैंने क्या पहना था? विंग कहता है तू, हाँ मुझे याद है। तो बता क्या मैं उस टाइम पे तुझे बुरा दिख रहा था, भद्दा दिख रहा था? विंग का तो मुंह ही बंद हो गया था ये सुनकर। वो क्या जवाब दे? हुसैन बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ उसकी बेली ज़रूर दिखाई दे रही थी, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। विंग कहता है तू मुझे बातों में मत उलझा, मैं नहीं पहनूंगा ये। न्यूसन कहता है अच्छा सुन, तुझे पता है तेरी शादी में आने से पहले मैंने वही टाइट कपड़े पहने थे। फिर पता है क्या हुआ? मेरा पेट इतनी बुरी से कस गया कि मुझसे सांसें लेते नहीं बन रहा था और मुझे ब्लीडिंग होने लगी थी। विंग कहता है क्या? फिर क्या? फिर डॉक्टर के पास गया था मैं तुरंत। तो तुझे पता है ना जब तेरी और सचिन की शादी हुई थी तब मैं कितना लेट पहुंचा था। इसी वजह से तो मैं हॉस्पिटल गया था और डॉक्टर ने कहा था कि मुझे ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, एक जगह बैठे रहना चाहिए और इतने टाइट कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि वो टाइट कपड़े पहनकर मैं इधर उधर घूम रहा था और बहुत पेन हुआ था, ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊँगा। पर तू तो उस दिन ठीक लग रहा था क्योंकि मैं पेन किलर्स लेकर आया था। ऐसे तुझे पता है प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, बहुत खतरनाक हो सकती है। पर तूने पेन किलर्स ली थी सिचुएशन संभालने के लिए। तेरी शादी मैं मिस नहीं करना चाहता था इसलिए, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो गए थे, बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इसलिए विंग कोई रिस्क मत ले, मैं बोल रहा हूँ ना। विंग कहता है पर ये विंग अगर तू ये पहनेगा तो ये हमारा बाबा है ना इसमें तेरे टमी में, ये बहुत खुश रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, इसे घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर तू कुछ टाइट पहनेगा तेरा पेट अंदर की तरफ चला जाएगा तो इससे कितनी घुटन महसूस होगी कि नहीं? विंग कहता है हाँ इसलिए कह रहा हूँ ये मत पहन, तू ये ओवर साइज़ के कपड़े पहन ले ताकि ये आराम से रहे। क्योंकि देख तू वहाँ जाएगा, अच्छा खाना मिलेगा बैंक्वेट में तो तू खाना भी खाएगा। हाँ तो इसलिए अच्छा खाना खाने के लिए ना ये पहन ले, ये पहनेगा ना बहुत अच्छा लगेगा, इधर उधर आराम से तू चल फिर सकता है वांग जी का हाथ पकड़ के। कैसा आइडिया है बेटा? पर मैं कैसा, तुझे तेरे दिखने से इतना अंतर पड़ने लगा है विंग, तुझे तेरे मज़े की नहीं पड़ी है? सचिन की शादी है, तू घूमेगा नहीं मेरे साथ? हम लोग इधर उधर डोलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हल्का फुल्का नाचेंगे भी ना। तू ज़्यादा भारी भरकम डांस तो नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा बहुत तो डांस कर सकता है ना। अगर तू इतने टाइट कपड़े पहनेगा ना तो उठ भी नहीं पाएगा। क्या बोल रहा है बता? और वैसे अगर तेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए, नहीं मैं ये पहन लूँगा ओवर साइज़ का, हाँ ओवर साइज़ का पहन लूँगा। न्यूसन एक गहरी सांस छोड़ देता है। मोशन न्यू जो बस प्राउड महसूस कर रहा था अपने वाइफ पर, आज उसका वाइफ कितना समझदार हो गया है सच में। उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे विंग जो न्यू हुसैन को इतने अच्छे से नहीं समझा पाता था उतने अच्छे तरीके से न्यू हुसैन विंग को समझा पा रहा है, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से होकर गुजरा है, उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए वो एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा है। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। विंग फिर उन कपड़ों को ट्राई करके आता है। विंग उसमें भद्दा नहीं दिख रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। उसके गाल थोड़े चबी चबी से हो चुके थे ना, तो इतना क्यूट लग रहा था कि न्यूसन तुरंत दौड़ कर जाता है और विंग के चीक्स पर किस करके बोलता है हाँ विंग मेरा मन कर रहा है मैं तुझे अपना बच्चा बना लूँ, तो कितना प्यारा लग रहा है। विंग कहता है तुम मजाक कर रहा होगा, इन कपड़ों में मैं अच्छा लगूंगा। विंग से वांग जी कहता है विंग तुम सच में बहुत प्रिटी लग रहे हो, तुम इस दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा लग रहे हो। सचिन कहता है हाय मेरी बुरी किस्मत, अगर मुझे मिनी मिंग जैसे प्यार नहीं हुआ होता तो मैं पक्का तुम्हें डाइवोर्स कभी नहीं देता। मेरा तो दिल टूट रहा है ये देखकर कि तुम कितने क्यूट लग रहे हो। विंग कहता है देख रंजा, तुम्हारा भाई अभी भी मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, हमेशा ऐसा करता है और अजीब तरीके का फ्लर्ट करता है, ये तो मुझसे झेला भी नहीं जाता है। वांग जी अपने भाई को एल्बो से मारता है उसके स्टमक में। सचिन अपना पेट पकड़ के बोलता है आई वांग जी मेरी शादी है कल और तू ऐसा मत कर। मेरा पेट गया काम से, पता नहीं अब मैं कल
चलकर जा पाऊँगा कि नहीं, मैं तो मर ही जाऊँगा अब। या मेरे भाई ने मुझे मारा, डैड, शूशू, कोई तो आओ। विंग कहता है, देखा लंजा, कितनी नौटंकी है तुम्हारा भाई, पूरा नौटंकीबाज है। अगर ये बिजनेस की फील्ड में नहीं होता ना, पूरा यकीन है एक्टर की फील्ड में जाता, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा करके बड़ा नाम कमाता। बढ़ाया लांस सचिन कहता है, विंग तुम कुछ ज़्यादा फनी हो गए हो, पर आई लाइक इट, यू रियली ऑसम, अमेजिंग। वांग जी फिर घूर कर अपने भाई को देखता है तो सचिन चुप हो जाता है, कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ कुछ, वैसे भी मेरे पास मेरा खुद का अल्फा है, मैं क्यों तुम्हारे ओमेगा के साथ फ्लर्ट करूँगा, जाओ तुम जाओ। अच्छा है काका, अगर आप उससे फ्लर्ट ना करो तो। विंग, चलो मैं तुम्हारे रूम में ले चलता हूँ। क्यों, अब मेरा दोस्त आया है, मैं क्यों जाऊँ रूम में, है ना हुसैन कहता है, सही बात है, हम दोनों रूम में चले विंग। हाँ बिल्कुल, हम दोनों रूम में चलते हैं हुसैन, चल। हुसैन कहता है, जामफू तुम यहीं रहो, बच्चों को संभालो, वैसे भी तुम्हारे पास ये दो अल्फाज हैं, इनके साथ मिलकर संभालो। वैसे भी वांग जी तो कुछ दिनों बाद बच्चे को संभालेगा ही, तो उसे आदत होनी चाहिए ना। विंग तुम चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए ना हुसैन के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, और यह सुनकर मोशन्यू का पूरा फेस पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, हवाइयाँ उड़ चुकी है। जब वो दोनों वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं तब वांग जी पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुमको ज़्यादा टेंस लग रहे हो। मोशन्यू कहता है, हाय भगवान, फादर बनना कितना टफ काम है। वांग जी कहता है, क्यों तुम खुश नहीं हो। मोशन्यू फिर बोलता है, खुश तो मैं हूँ, पर इनमें से किसी एक शैतान को जाग जाने दो, तुम देखना फिर क्या हाल होता है। इन्हें मैं संभाल नहीं पाता और इनका मदर हमेशा मुझे फंसा देता है इन दोनों बच्चों के साथ में। तभी वांग जी बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, देखो पूरे 9 महीने तक वो इन्हें अपने पास रखे हुए था, उसने इन्हें कितने बुरी तरीके से मतलब झेला होगा, तुम सोचो ना उसे कितना पेन हुआ होगा, तुमने देखा था ना उस दिन। मोशन्यू कहता है, देखा था, तुम्हारे बच्चों के लिए उसने इतना पेन सहा, अब क्या तुम बच्चे भी नहीं संभाल सकते, उसकी इतनी भी हेल्प नहीं करोगे। मोशन्यू कहता है, अबे मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ तो और क्या कर रहा हूँ। तभी सिंड्रेला जाग जाती है। सिंड्रेला को जागने पर जो मोशन्यू है वो कहता है, तुम्हें क्यों जागना था, अगर शुआन जागता तो मैं संभाल लेता, तुम क्यों जाग गई मेरी नन्ही परी, तुम बहुत शैतान हो। वांग जी क्या हेल्प करोगे मेरी। वांग जी कहता है, सचिन भी वहीं बैठा हुआ था। वो दोनों अब सिंड्रेला को थोड़ा बहलाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर घुमाने लगते हैं, उसे सरप्राइज़ देने लगते हैं। जैसे होता है ना, अपने दोनों हाथ आगे लाकर सचिन अपने मुंह को ढकता है, फिर सिंड्रेला से पास जाकर उन्हें हटा देता है। सिंड्रेला बुरी तरीके से हंसने लगती है। बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं। कभी वांग जी उसे अपनी टंग दिखाता है बाहर निकाल के, और सिंड्रेला उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है, और वांग जी तुरंत उसे अपने मुंह के अंदर ले लेता है। मोशन्यू कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो ये। वांग जी कहता है, बच्चा संभाल रहे हैं। मोशन्यू बस अपने सर पे हाथ दे मारता है, हे भगवान, उसने तो पता ही नहीं था कि दोनों लांस बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ये नज़ारा तो देखने लायक है। विंग क्यों चला गया, उसे देखना चाहिए था। विंग गया नहीं था, वो ऊपर खड़ा हुआ था। न्यूसन कहता है, वाह विंग, तेरे तो मज़े ही मज़े हैं, तो बच्चा पैदा करके छोड़ सकता है इनके हवाले। विंग कहता है, क्या मतलब है तेरा। ऐसा बोल करके विंग अपनी बैली को पकड़ लेता है। न्यूसन कहता है, अरे मेरा मतलब, तू कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, तेरी फ्रीडम कहीं नहीं जाएगी इन बच्चों के आने के बाद। तेरा क्या मतलब है बच्चों के आने के बाद। जिस तरीके का इंसान वांग जी है, मुझे नहीं लगता वो एक बच्चे पे रुकेगा। हे हुसैन, ज़्यादा मत सोच तू। हाँ, ये मेरी बैली है, मेरी मर्जी में कितने पालूँ, उसे क्यों बताऊँ, वो होता कौन है वो। वांग जी वो इंसान है जिसने इस बच्चे को यहाँ रखा है, तो अगर तेरी मर्जी ना भी होगी ना, तब भी अगला वाला आ ही जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं तो ये जानता हूँ तो अबॉर्शन तो कराएगा नहीं। हे तू गंदी बात बोल कर सकता है, कितनी गलत बात है ये।
तो ये सुनकर बुरा लग रहा है तो कर दो, करेगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्वियसली अगर वो फिर से एक और अंदर डाल देता है तो कितना बेशरम हो गया है यार, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है ना। न्यूसन कहता है अब तो मैं तुझसे खुल के बात कर पा रहा हूँ, पहले तो मैं तुझसे काफ़ी सारी चीज़ें बता ही नहीं पाता था इस डर से कि तू समझेगा कि नहीं समझेगा, लेकिन अब तो तू पूरी चीज़ें समझता है। ऐसा बोलकर न्यूसन हल्का हाथ से विंग के बट पर स्लैप कर देता है। विंग कहता है तू नहीं मानेगा ना। न्यूसन कहता है अय्या विंग तू बहुत क्यूट लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर मैं अल्फ़ा होता ना अब भी तुझे खींचकर कमरे में ले जाता। मैं प्रेग्नेंट हूँ हुसैन। हाँ तो क्या हुआ, तुझे पता है प्रेगनेंसी में वो सब करने में और मज़ा आता है। विंग स्लैप कर देता है हुसैन को उसके सर पर और कहता है तेरा दिमाग क्या बस वहीं पर रहता है। न्यूसन कहता है जब से शादी हुई है ना विंग, मेरा दिमाग बस वहीं रहता है, कहीं नहीं जाता। विंग भी हंसते हंसते बोलता है तेरा दिमाग सिर्फ वहीं रहता है, तू पागल है। क्या हुआ विंग, तुझे पसंद नहीं है वो सब करना। विंग कहता है अगर तूने एक शब्द और बोला ना हुसैन, मैं तुझे यहीं ऊपर से धक्का दे दूंगा, नीचे गिर जाएगा तू। तेरे दोनों बच्चों को फिर मैं रख लूँगा। वैसे ही मैं तो कुछ टाइम बाद बढ़ दूँगा ही, तो मैं उसे अपना मिल्क फीड करा दिया करूँगा। या विंग तू कितना डेविल माइंड है। हाँ तुझे और बच्चे पैदा ना करने पड़े इसलिए मेरे रख लेगा। विंग कहता है बिल्कुल, इसमें भी कोई शक करने की बात है क्या, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, मैं तेरे बच्चों को रख लूँगा। न्यूसन कहता है तुझे रखना ही है तो एक काम करना, अगर तेरा बेटा होता है ना तो तू सिंड्रेला को अपने पास रख लेना, शादी करा देना उन दोनों की। विंग कहता है अय्या हुसैन तूने ये पहले क्यों नहीं सोचा, अगर मेरा अल्फ़ा होता है ना तो मैं तेरी ओमेगा बेटी की शादी उससे कर दूँगा। क्या आइडिया है। और अगर बेटी हुई विंग तो विंग कहता है अगर मेरी ओमेगा कोई हुआ ना मेरा तो मैं शुआन से उसकी शादी कर दूँगा, एक तो ले लेना और एक मेरे पास आ जाएगा ओमेगा। कैसा आइडिया है, हम दोनों के बच्चे एक्सचेंज हो जाएंगे और हम दोनों खुश भी रहेंगे। न्यूसन कहता है बिल्कुल, क्या आइडिया है विंग, चल हम दोनों उन दोनों को बताते हैं बेवकूफ़ों को। विंग कहता है कौन बेवकूफ़। न्यूसन कहता है तेरा अल्फ़ा और मेरा अल्फ़ा दोनों बेवकूफ़, वैसे वहाँ पर 3 बेवकूफ़ हैं, चल तीनों उल्लुओं को बताते हैं। नहीं नहीं हुसैन तूने वो बुक में नहीं रीड किया था, हम लोग जब पॉलिटी पढ़ रहे थे। हुसैन कहता है क्या, इंडिया में वो नहीं था एक महात्मा गांधी, उसके 3 बंदर नहीं हुआ करते थे, ये 3 बंदर है। हुसैन कहता है हाँ विंग। चल विंग को वो फिर एक बार नीचे लेकर आता है। सिंड्रेला जो विंग और लांस जिनके साथ खेल रही थी, शुआन भी जाग गया था और उसे मोशन्यू संभाल रहा था। विंग और वांग जी और सिचन साथ ही मोशन्यू उन दोनों को देखते हैं नीचे उतर आते हुए, तो वो पूछ लेते हैं क्या हुआ तुम वापस आ गए। विंग कहता है वापस नहीं आते तो इतना सुंदर सा नज़ारा मैं कैसे देखता। ए हुसैन हम दोनों ने क्या डिसाइड किया बता दें। न्यूसन कहता है बिल्कुल। मोशन्यू जो गल्प करने लगता है और कहता है तुम दोनों ने क्या किया है, डोंट टेल मी तुमने कुछ ऐसा किया है जो मैं सोच भी नहीं सकता। न्यूसन कहता है शामफूद ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ किया है जो तुम सोच भी सकते हो और हम कर भी सकते हैं, है ना। विंग कहता है अगर हम दोनों में से कोई एक अल्फ़ा होता ना तो हम दोनों पक्का शादी कर लेते, पर क्या करें हम दोनों में से कोई भी अल्फ़ा नहीं निकला, तो हमने कुछ और सोचा है। वांग जी कहता है क्या सोचा है तुम दोनों ने। विंग मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। मोशन्यू भी बोलता है हुसैन मैं भी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, आई स्वेयर बेबी मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, मैंने कोई गलती की हो तो मुझे बताओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरी गलती के लिए, आई एम रियली सॉरी। हुसैन कहता है ये दोनों सच में गधे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो दोनों। हाँ विंग बैठ जाओ। विंग वहीं बैठ जाता है। हुसैन कहता है हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों की शादी आपस में करवा देंगे। वांग जी लांस चैन और मोशन्यू तीनों एक साथ उन दोनों को देखते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं। तभी वांग जी मोशन्यू की तरफ देखकर बोलता है क्या कहा तुमने। मोशन्यू कहता है तुमने क्या कहा। लांस जन कहता है मैंने कहा कि मेरे किसी भी नेफ्यू की शादी तुम्हारे बच्चों से तो बिल्कुल नहीं होगी, और अगर वो ओमेगा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं। मोशन्यू कहता है ऐसे कैसे नहीं, तो अब तो तुम्हारे बच्चे की शादी मेरे ही बच्चे से होगी, मैं शुआन की शादी करूँगा तुम्हारे घर में और तुम्हारे घर से एक ओमेगा लेकर जाऊँगा। विंग उन दोनों को देख रहा था, वो कहता है हे
क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों ने डिसाइड किया है कि सिंड्रेला मेरे घर पर आकर रहेगी और मेरा होगा बच्चा हुसैन के साथ जाएगा। हुसैन, अच्छा आइडिया था ना? हुसैन कहता है बिल्कुल विंग, हम दोनों ने बिल्कुल सही सोचा है। हम दोनों के बच्चे भी आपस में बदल जाएंगे और हमें बुरा भी नहीं लगेगा। हम अपने बच्चों को अपना नाम भी दे सकते हैं ऐसे, और उनसे प्यार भी कर सकते हैं, और हमें किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में अपने बच्चों को नहीं सौंपना चाहिए, है ना विंग? विंग कहता है बिल्कुल, ये तो गलत बात हो जाएगी ना, क्या पता वो लोग कैसे हो। मैं तो हुसैन को जानता हूँ, वो मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखेगा, क्योंकि हम दोनों तो एक ही जैसे इंसान है ना। हुसैन कहता है बिल्कुल, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना विंग? विंग कहता है हाँ हुसैन, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। ऐसा बोलते हुए उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। वांग जी का तो जल बन करके राख हुए जा रहा था। मो शेन्यू जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके बैठा था, और इन दोनों की सिचुएशन देख करके लान सिचन बड़े मज़े ले रहा था। वो कहता है वैसे तुम दोनों इतना प्यार करते हो, क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को किस किया है? ये सुनकर दोनों अल्फाज सिचन की तरफ घूर कर देख रहे थे, जैसे कि वो आंखों से ही ना लान सिचन को जला करके मार डालना चाहते हो। और लान सिचन को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब करते हुए, देखते हुए। विंग और न्यूसन एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं हाँ कई बार। वांग जी अचानक बोलता है विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है क्या कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है हुसैन, कई बार किस किया है हम दोनों ने, है ना हुसैन? हुसैन कहता है हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों तो करते ही रहते हैं, अभी करके दिखाऊं? मोशन कहता है विंग मुझे लगता है हुसैन हमें चलना चाहिए, बच्चे जाग गए हैं वैसे भी, हाँ हम लोग घर चलते हैं। वांग जी कहता है हाँ तुम दोनों जाओ, विंग तुम भी आराम करना चाहिए तुम्हें। विंग कहता है ऐसे कैसे हुसैन, इतने दिनों के बाद तुम हिलाए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुसैन, हम दोनों एक साथ रहते हैं, मुझे आराम करना है तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, ठीक है? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। विंग और न्यूसन दोनों से देखने लगते हैं। मोशन्यू कहता है विंग हम लोग अल्फाज हैं, हम बच्चे कैसे संभाल सकते हैं? मोशन्यू घूर कर देखता है, मतलब मोशन्यू को घूर कर देखता है न्यूसन। मोशन्यू चुप हो गया। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है हम बस बढ़ते रहने का काम करें? हम बढ़ते भी दें और बच्चों को भी हमें संभालें, तुम बस मज़े करोगे? बड़ा है, मैं बैल पे हूँ, कैसे संभालूंगा मैं? विंग को देखने लगता है न्यूसन, कहता है विंग तो कुछ ज़्यादा फनी हो गया है। विंग कहता है तेरी संगत का असर है, तू गधा, तूने मुझे पूरी प्रेगनेंसी परेशान किया है, तो तेरी प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स मेरे ऊपर भी आ गए हैं, मैं भी तेरी तरह हरकतें करने लगा हूँ। एक बार ये बाहर निकल के ओए बेबी, ओए ए बेबी ऐसा बोल करके विंग अपने बैली को हल्के हाथों से थपथपाने लगता है। वांग जी कहता है विंगों से लग जाएगा। विंग कहता है चुप रहो तुम, बड़ा है लग जाएगा। बेबी मामा का दोस्त है ना, उन्होंने आपका रिश्ता पहले से फिक्स कर दिया है, अब आप किसी को पसंद नहीं कर सकते। न्यूसन कहता है लेकिन विंग हम किसी की पसंद को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या होगा अगर दोनों बच्चे किसी और को पसंद करने लगे तो? विंग कहता है हम उनके कैरेक्टर को जांच करेंगे, कैरेक्टर उनका सही होगा, अगर वो सही इंसान रहा तो हम मान जाएंगे। वैसे भी पसंद पर किसी का जोर नहीं चलता है, हम दोनों बस उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि एक दूसरे के साथ रहो। बचपन से कहेंगे कि तुम दोनों इंगेज्ड हो, तो हो सकता है उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हो जाएं, लेकिन अगर नहीं होता है ऐसा कुछ तो हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। न्यूसन कहता है वाह विंग वाह। विंग कहता है क्या हुआ? न्यूसन कहता है तुझे पता है जब मैं प्रेग्नेंट था ना, मैं इतना लॉजिकली बिल्कुल नहीं सोच पाता था, लेकिन तू बिल्कुल अलग है, अभी भी लॉजिकली सोच पा रहा है, इसलिए मुझे तुझसे बहुत प्यार है। ऐसा करके न्यूसन विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच कर उसके चीक्स पर एक किस कर देता है। विंग कहता है हुसैन क्या कर रहा है? हुसैन कहता है क्या कर रहा हूँ, ये पहली बार थोड़ी किया है मैंने। विंग कहता है ठीक है नहीं किया है। ऐसे ही उनका पूरा दिन निकल जाता है बातें करते हुए। यहाँ पर न्यूसन और विंग की इतनी टची हरकतें देखकर ना, इसमें न्यूसन कभी विंग के बैली को टच करता, तो कभी उसे अपनी तरफ खींच लेता, उसे अपनी बाहों में भर लेता, कभी उसके चिक्स को किस करता। न्यूसन की इस हरकतों को देखकर वांग जी और मोशन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि रात में न्यूसन तो गया और विंग भी बचने वाला नहीं है, उसकी हालत भी ख़राब हो ही जाएगी, कुछ नहीं हो सकता उनका। ये सोचते हुए वो दोनों वहाँ पर चुप बैठे हुए थे, और वांग जी और मोशन्यू की ऐसी हालत देख करके सिचन बड़ा लुत्फ़ उठा रहा था।
सचिन को यहाँ पर रखा गया है क्योंकि शादी से पहले ग्रूम और ब्राइड मिल नहीं सकते। बस यहाँ तो दोनों ग्रूम है, तो वो दोनों मिल नहीं सकते, इसलिए। नेक्स्ट डे शादी का दिन है। रात में लगभग 12 बजे विंग, जिसे पेन हो रहा था अपने स्टमक में, विंग कहता है वांग जी को उठाकर, लंजा मुझे पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में मरोड़े उठ रहे हो। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत पेन हो रहा है लंजा। वांग जी तुरंत उठकर बोलता है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विंग कहता है जल्दी करो जाओ। वांग जी तुरंत नीचे आता है, अपने शुशु को बुलाता है, साथ ही आयु को बुलाकर बोलता है कि विंग के पास जाए। वो डॉक्टर को कॉल कर रहा है। आयु विंग के पास जाता है, उसके सर को अपनी गोद में रखा है। वो बोलता है कि क्या हुआ ये आप ठीक नहीं लग रहे हो। विंग कहता है बहुत पेन हो रहा है आयु, बहुत पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँगा। लान चरण जो विंग के पास ही बैठता है बोलता है थोड़ी देर रुको बेटा, बस डॉक्टर आता ही होगा। क्या हुआ है, तुमने कुछ अलग तो नहीं खाया ना। विंग कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने क्या खाया होगा, तो तुमने कुछ तो किया होगा ना, या फिर ये अचानक कैसे हो गया। विंग कहता है मैंने शाम को पाइनएप्पल खाया था। क्या विंग, तुम कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो बेटा, ये खतरनाक चीज़ है। प्रेगनेंसी में ये नहीं खाया जाता है। विंग कहता है हाँ, डैड मैं क्या करूँ, मेरा बेबी आई एम सॉरी बेबी, मम्मा ने गलती कर दी। विंग के पास वांग जी भाग कर आता है। वांग जी के आते ही लांचरन वांग जी को पकड़ता है और उसके फेस पर एक बहुत बुरी तरीके से थप्पड़ जड़ देता है। वांग जी कहता है अंकल। लांचरन कहता है तुमसे अपनी वाइफ का ख्याल भी नहीं रखा जाता है, तुमने किससे पूछकर उसे पाइनएप्पल खिलाया। वांग जी कहता है क्या हुआ, मैंने इसलिए क्योंकि विंग को मन कर रहा था, उसका मन करे ना करे पाइनएप्पल नहीं खिलाना चाहिए था। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, क्या कर रहे हो यहाँ। विंग को बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर आता है, विंग को चेक करता है और जल्दी उसे मेडिसिन वगैरह देता है। लगभग आधा घंटे तक विंग पेन में बस तड़पता रहता है और डॉक्टर वहीं बैठा रहता है। तब जाकर विंग शांत होता है और कहता है मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, मेरे स्टमक में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। डाइड मेरा बेबी। डॉक्टर तुरंत आकर विंग को चेक करता है, बोलता है मिसेस लान, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है और आप भी बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन सही टाइम पर मिल गई हैं आपको, पर अगली बार से आप ख्याल रखिएगा, आप बिना पूछे ऐसा कुछ मत खाइएगा। मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। विंग कहता है थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डैड मैं डर गया था। आयु विंग को पकड़ता है, कहता है मॉम। विंग कहता है आयु मैं डर गया था। वांग जी विंग को सहलाता है और बोलता है हाँ कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं। तुरंत ही वहाँ पर भागते हुए काफ़ी सारे लोग भी आ गए थे, जैसे न्यू सैन तुरंत भागते हुए आता बोलता है विंग तू ठीक तो है ना, क्या हुआ तुझे, मैंने सुना। विंग कहता है कुछ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग गए थे तब तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक तुझे पेन कैसे हुआ। विंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता है अगर उसने बताया ना कि उसके मांगने पर वांग जी ने उसे पाइनएप्पल खिला दिए थे, पक्का वांग जी पिट जाएगा। न्यूसेना उसे छोड़ेगा नहीं। न्यूसेना भी अच्छी हालत में है, पहले से बहुत बेटर है, हट्टा कट्टा भी हो चुका है। इतनी बुरी तरीके से पिटेगा वांग जी की बस कहो मत, कुछ पूछो मत। इसलिए विंग ने छुपा ली बात। लांचरन और आयु ने भी ये नहीं बताया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर वांग जी विंग को बिल्कुल भी इधर उधर घूमने ही नहीं दे रहा था। विंग कहता है हाँ लंजा, आज सचिन की शादी है तो अब तुम मुझे कुछ काम करने दो ना, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वांग जी कहता है तुमसे कहा ना चुपचाप बैठे रहूँ, क्या मैं अंकल को बुलाऊँ। विंग कहता है हाँ डैड को बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैं बैठ रहा हूँ ना। वांग जी जो आयु को बुलाता है बोलता है आयु अपनी मॉम का ख्याल रखना, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं इस गधे के साथ पूरा दिन बैठा रहता। विंग कहता है गधा किसको बोला, तुमने मुझे गधा बोला। वांग जी कहता है हाँ विंग आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता है क्योंकि मेरे पास तुम्हारा चाइल्ड है इसलिए। वांग जी कहता है
मुझे चाइल्ड से पहले तुमसे प्यार है। मेरे पास कितने ही बच्चे क्यों ना जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरी पहली प्रायोरिटी रहोगे टॉप लिस्ट में। विंग को समझा करके वांगजी निकल जाता है। सचिन की शादी का वेन्यू देखा जाता है। टाइम स्किप हो गया है। हम सीधे वेन्यू का सीन देखते हैं, जहाँ पर लान सचिन जो ऑन द स्टेज खड़ा है, साथ ही वहाँ पर खड़े हैं नीमचे, वो जो कि मॉडर्न स्टाइल में शादी कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, फिर वो एक दूसरे को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उनको बोला जाता है किस करने के लिए। वो दोनों आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर नीमिंग जुन ने लान सचिन को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था, उसके बैक को पूरी तरीके से जकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ से दूर होने नहीं दे रहा था। लान सचिन जहाँ पर अपनी सांसों से स्ट्रगल कर रहा था, वो नीमिंग जो को मार मार के अलग कर रहा था, लेकिन बेचारा अलग हो नहीं पा रहा था। नीमिंग जो से कस के पकड़े हुए थे। विंग को तो बड़ी हंसी आ रही थी। विंग कहता है देखा लंजा, ये क्या हो रहा है। वांगजी कहता है मैंने भी तो यही किया था। विंग कहता है तुमने ज़बरदस्ती शादी की थी मुझसे। हाँ, ज़बरदस्ती शादी की थी। ऐसा बोल करके विंग जो वांगजी में पैर मारने लगता है। वांगजी कहता है विंग ऐसा मत करो। विंग कहता है क्यों, तुम्हें दर्द हो रहा है। वांगजी कहता है तुम्हें मारना है ना तो डंडा लेकर मार दो, पर ऐसे मत मारो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कल रात को पता है ना तुम्हें क्या हुआ था। विंग कहता है तुम ठीक है, समझ गया मैं। वांगजी और विंग वहीं पर थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर सब कुछ बढ़िया चल सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। विंग जो वहाँ पर जाकर वेन्यू में और अब अपना खाना खाने लगता है। वांगजी विंग के लिए जूस लेने के लिए गया था विंग की डिमांड पर, और विंग वहाँ अकेला बैठा हुआ था। विंग वहाँ कुछ देर तक बैठा रहता है, तब वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका फेस थोड़ा कवर्ड था। विंग उसे देखता है और तुरंत ही वो अपनी सीट से थोड़ा नीचे गिर जाता है। कहता है क्या चाहिए तुम्हें, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहाँ पर लिली थी। मिसेस जो लिली थी ना, वो विंग की तरफ आती है और नाइफ से वार कर देती है, पर विंग जो साइड हो गया था तो वो बच गया। लेकिन इस सीन ने सबको अपनी तरफ खींच लिया था। वहाँ पर बहुत लोग आ गए थे। विंग को कुछ लोगों ने पकड़ा और कुछ लोगों ने उस लेडी को पकड़ लिया, उसका नाइफ भी फेंक दिया और उसे अपने नीज पर बिठा दिया। वांगजी तुरंत वहाँ आता है, विंग को पहले चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं, और जैसे ही उसे पता चलता है कि विंग बिल्कुल ठीक है, वो आकर सीधे लिली को बहुत बुरी तरीके से 2 थप्पड़ लगा देता है। लिली कहती है क्या कर रहे हो तुम ऐसे कैसे मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हारी एल्डर हूँ। एल्डर? ऐसी एल्डर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरी वाइफ को हार्म करने की कोशिश करे। तुम्हारा वाइफ तुम्हारी वाइफ की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। यही है ना जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया। यही है ना जिसकी वजह से मेरा बेटा, मेरा फैंग इतनी बुरी हालत में है, जहाँ वो बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। बेचारा कितनी बुरी हालत में है। तुम्हें उसकी खबर कैसे मिली? माँ उसकी हर जगह से पता चल जाता है माँ को। मेरा बच्चा पूरी मौत की कगार पे खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इस कुत्ते को बचाने के लिए। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इसे। इस कमीने की वजह से मेरा बेटा इतनी बुरी हालत में। वांगजी कहता है वो बुरी हालत में है तुम्हारी खुद की वजह से। विंग ने इसमें कुछ नहीं किया है, और अगर तुमने यहाँ पर बड़ा सीन क्रिएट करने की कोशिश की ना, और इस मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विंग कहता है संजा ये क्या बोल रही है, फैंग को क्या हुआ है, फैंग कैसा है? वांगजी कहता है विंग तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचो उसके बारे में, मैं हूँ ना यहाँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। विंग कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ लंजा, फैंग कहाँ है? वांगजी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ज़रूरत नहीं है उस जाने की, वो है ही इसी लायक, सही जगह पर है, वो ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास नहीं मंडरा दूंगा उसे मैं, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। विंग कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फैंग कहाँ है? वांगजी चुप हो गया था। लिली कहती है वाह वाह तुम क्या नाटक करते हो ना इसीलिए मेरा बेटा तुम्हारे लिए इतना मरता है, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं मेरा बदला पूरा कर लेती, मैं सब कुछ ख़त्म कर देती, मैं पूरे लान परिवार को बर्बाद कर देती, पर सिर्फ तुम्हारे
इस फैमिली में कदम रखने की वजह से सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, सब बच गए, पर मेरा फैंग हॉस्पिटल में पहुंच गया, वो मरने की कगार पर है और तुम यहाँ मज़े कर रहे हो। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो ना? मैं इस बच्चे को मार डालूंगी इसे मार डालूंगी तुम भी नहीं मर जाओगे पर मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी मैं। पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब मेरे बेटे की नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको मार डालूंगी सब मरेंगे मैं सबको मार डालूंगी सबको मार डालूंगी। विंग कहता है आई। वांग जी विंग को पकड़ते बोलता है, विंग उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। विंग कहता है संजा उनकी हालत कितनी ख़राब है, तुम इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं भेज देते अच्छा नाटक है, हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजते? मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचकर तुम्हें खुशी नहीं मिली तो मुझे भी हॉस्पिटल भेजना चाहते हो, है ना, ताकि मुझे भी पागल करार दे सको पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आज तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिली फिर एक बार उठती है लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया जाता है, जो फिर बाद में उसे वहाँ से पकड़ के भेज दिया जाता है। वांग जी विंग को देखता है, बोलता है विंग मेरी बात सुनो, देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। विंग कहता है तुमने झूठ बोला है ना, तुमने कुछ छिपाया है ना मुझसे। वो क्या बोल रही थी? फैंग कहाँ है? वांग जी कहता है तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, क्या तुम्हें अब भी उससे। वांग जी की बात को बीच में टोकते हुए विंग कहता है मैं एक इंसान हूँ, अगर मेरे पास किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अगर आज फैंग की जगह कोई और भी होता तब भी मैं सच्चाई जानने की कोशिश करता और उसे जस्टिफाई करता। बताओ सच क्या है? वांग जी कहता है विंग हम घर चल के बात करते हैं। विंग कहता है आयु तुरंत आता है, बोलता है हाँ मॉम। तुम बताओ तुम्हारा डैड किस चीज़ को छुपा रहा है? अगर तुम्हें पता है और तुमने मुझे नहीं बताया, आई स्वेयर मैं तुमसे अपने शाही रिश्ते तोड़ दूंगा। आयु तुरंत वहीं पे घुटनों पर बैठ गया, उसने कहा नहीं मॉम ऐसे मत करना, आयु मर जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो, नहीं मॉम ऐसा मत करना। विंग कहता है तो बताओ तुम्हारा डैड क्या छुपा रहा है? आयु कहता है वो मैं। जल्दी बोलो। आयु कहता है आज से पूरे 3 महीने पहले आप जब कार से घर जा रहे थे तब। अब यहाँ से हम 3 महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग घर जा रहे थे, जहाँ पर आयु था, विंग था और वांगची था। वो तीनों कार से अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनकी कार का ब्रेक जो फेल हो गया था, तो उन्हें कार को साइड में एक पेड़ के साथ में टक्कर मारनी पड़ी, वरना आगे तो खाई में चले जाते वो। जैसे यही हुआ था, विंग आगे की तरफ झुका लेकिन आयु ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इस घबराहट के दौरान कि विंग को लगा कि वो मर ही जाएगा, इतना घबरा गया कि वो डर के मारे बेहोश हो गया। विंग जब बेहोश हो गया तो वांग जी तुरंत आकर विंग को बाहर निकालता है, और विंग को बाहर निकालने के बाद में वो उसे वहीं पर अपने गोद में बिठा के रखता है। आयु की तरफ देखकर बोलता है आयु पानी लेकर आओ। आयु तुरंत जाता है और पानी लेकर आता है। विंग के ऊपर पानी डालने के बाद भी वो होश में नहीं आता है। वांग जी कहता है फ़ोन लेकर आओ मेरा। वांग जब आयु कार के पास जाता है फ़ोन निकालने के लिए तो उसमें कोई भी फ़ोन नहीं था। आयु आकर बोलता है डैड अंदर तो कोई भी फ़ोन नहीं है, ना तो मॉम का, ना आपका, और ना ही मेरा, किसी का कोई फ़ोन नहीं है। वांग जी कहता है क्या कोई फ़ोन नहीं है? फ़ोन कहाँ गया? ये ट्रैप है हमें फंसाने के लिए। आयु विंग को लेकर यहाँ से भागो। आयु कहता है पर गगा आप। वांग जी कहता है मैं जाओ इसे लेकर। आयु कहता है पर मॉम को क्या कहूँगा, अगर आप नहीं गए हमारे साथ तो मैं क्या बोलूँगा उन्हें। वांग जी कहता है कुछ नहीं बोलना होगा, तुम जाओ इसे लेकर जल्दी। विंग जो ही बेहोश था आयु उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग आ गए थे।
उन लोगों ने, सब जो लोग वहाँ पर आए थे उनके हाथ में चाकू थे और उन लोगों ने हमला कर दिया था उन लोगों के ऊपर। वांग जी विंग और आयु को प्रोटेक्ट कर रहा था। आयु विंग को वहीं रख देता है नीचे और आकर के उनसे लड़ने लगता है, वांग जी की हेल्प करने लगता है। वांग जी कहता है आयु तुम जाओ उसे लेकर। आयु कहता है मैं नहीं भाग पाऊँगा, वैसे भी हम बहुत दूर आ गए हैं शहर से, कैसे भाग पाएंगे, मैं नहीं जा पाऊँगा ऐसे। वो लोग लड़ रहे थे, वांग जी के ऊपर हमला होता है, वांग जी को चोट लग जाती है। आयु को भी काफ़ी चोट आ गई थी। एक इंसान विंग की तरफ भागता है, वो विंग को चाकू मारने वाला था उसके स्टमक में डायरेक्ट, लेकिन सामने फैंग आ गया। फैंग आ करके विंग को बचाने लगता है। वो सब लोगों से लड़ने लगता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई विंग पर हाथ उठाने की, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। फैंग की हालत पहले से बहुत ख़राब थी, वो पहले से ही एक्सीडेंट से गुजर चुका था, ना तो वो चलने की हालत में था ना कुछ हाथ पर हिलाने की। फिर भी उसके पूरे बैंडेजेस में बंधे हुए शरीर को लेकर भी वो विंग के लिए लड़ रहा था और वांग जी उसे देख रहा था, लेकिन अभी उसका ध्यान लड़ने पर ज़्यादा था। फैंग को बुरी तरीके से चोट लग जाती है, फिर एक बार उसको बुरी तरीके से चोट लग जाती है और वो कई बार उस पर चाकू से हमला भी किया जाता है विंग को बचाने के चक्कर में। जब वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि फैंग पर बुरी तरीके से हमला उन लोगों ने कर दिया था और वो मरने की कगार पे आ गया था, तो वो लोग भाग जाते हैं कि फैंग मर जाएगा, पर वो लोग नहीं जिसे मारने के लिए वो आया थे। जब फैंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है तब आयु आके उसे पकड़ता है और कहता है हाँ आप ठीक तो है ना। फैंग कहता है हाँ तुम लोग जाओ, मेरी मेरी मॉम तो मैं मारना चाहते हैं, तुम लोग जाओ। पर फैंग वहीं कोलैप्स हो गया था, पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। वांग जी जो फैंग के पॉकेट से फ़ोन निकालता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस को आने में टाइम लगता है। फैंग और विंग दोनों को लेकर के वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जा कर के फैंग का बुरी तरीके से ट्रीटमेंट होने लगता है। आईसीयू में उसे एडमिट कर दिया जाता है और विंग को कुछ नहीं हुआ था, वो बस कोलैप्स हो गया था, वो भी इसलिए क्योंकि वो डर गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो वांग जी थोड़ा रिलीफ था, लेकिन फिर वो कहता है आयु से अब मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टली वार करने की इतनी बुरी तरीके से। आयु कहता है काका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इंसान ठीक है, मेरा मतलब वो कुछ गलत नहीं करना चाहता था, आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या सच में वो मॉम को हार्म करने के लिए आया था। वांग जी कहता है मैं उस पर कतई भरोसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करूँगा और तुम भी मत करना। आयु हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। ऑपरेशन पूरा होता है फैंग का, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि वो कभी न उठने वाले कोमा में चला गया है, वो होश में नहीं आएगा। वांग जी कहता है अच्छी बात है, होश में ना आए तो ही बेटर है। आयु जिसे चैन नहीं मिल रहा था तो वो लांस जैन को जाकर के ये सब बता देता है। लांस जैन जो मामले की तहकीकात करते हैं और उस लेडी को जो कि फैंग की मॉम है लिली, उसे पकड़ लेते हैं। वांग जी और आयु साथ में लांस जैन तीनों वहाँ थे। उन्होंने उस लेडी को कोर्टयार्ड में बंद कर दिया था और वहाँ जाके उसे टॉर्चर करने लगे थे। वो लेडी कहती है तुम लोग बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, जिस तरीके से वो लोगों को टॉर्चर करता है तुम भी कर रहे हो। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है अपने डैड के बारे में ये सुनकर, तो वो जा करके सीधे उस लेडी को स्लैप कर देता है। वो लेडी कहती है क्या हुआ, सच्चाई सुनकर बुरा लगा ना, बुरा क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे बाप को तो गिरा कर रहूँगी, एक तरीके से ना सही तो दूसरे तरीके से तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करके रहूँगी। लांस जैन कहता है हमें तुमसे कुछ नहीं जानना है, हमें तुमसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो लेडी कहती है अच्छा तुम्हें कुछ नहीं जानना है, ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि फैंग तुम्हारा सच में बायोलॉजिकल ब्रदर है। ये सुनकर वांग जी तुरंत आता है और उस लेडी का गला पकड़ लेता है और कहता है कुछ भी मत बोलो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस नॉनसेंस पर मैं भरोसा कर लूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मत कर, भरोसा नहीं है तो जा करके टेस्ट कराओ, तुम्हारा और उसका ब्लड मिलता है कि नहीं, वो तुम्हारा भाई है कि नहीं, जाओ। वांग जी उस लेडी को वहीं पटक देता है, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ सही चलता रहता है, पर वांग जी का ध्यान ना तो काम में लग रहा था और ना विंग को सर्व करने में लग रहा था। लांस जैन कहते हैं अगर इतना सोच रहे हो तो एक बार टेस्ट करा लेते हैं वांग जी, वैसे भी हमें पता है ऐसा कुछ नहीं है, वो लेडी झूठ बोल रही है, मन को तसल्ली मिल जाएगी। पर गगा अगर हम ऐसा कुछ करते हैं इसका मतलब तो ये है ना कि हम डैड पर ट्रस्ट नहीं करते। लांस जैन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है,
हमारे मन में शक का बीज बो दिया गया है। अगर हमने इसे अभी नहीं काटा तो ये फल फूल करके एक पेड़ की तरह बड़ा हो जाएगा और फिर बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। इसलिए अभी चल करके इसे क्लियर कर लेते हैं। उस दिन वो लोगों ने जा करके टेस्ट कराया और सच में जो उस लेडी ने कहा था वो सच निकला। एक टेस्ट पर वो लोग नहीं रुके, उन्होंने 8-10 टेस्ट कराए। फिर वांग जी कहता है, नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता। हम डेड की ब्लड से टेस्ट कराते हैं, शायद ना मैच करे। लांस जन कहता है, हाँ सही कहा, हम डेड के से टेस्ट कराते हैं। उन लोगों ने अपने डेड के ब्लड से टेस्ट करा के देखा तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आया। वांग जी कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो हमारा भाई कैसे हो सकता है गग्गा? कैसे हो सकता है? वांग जी लगभग 5 दिन तक बार के अंदर बंद रहा था। उससे ये सच्चाई झेली नहीं जा रही थी। लांस जैन दूसरी तरफ मामले की तहकीकात करता है और फिर वो वांग जी के पास आके बोलता है, वांग जी, हम लोग अभी भी बच्चे ही हैं। हम लोग कौन गलत है कौन सही है ये तक नहीं समझ सकते। चलो मेरे साथ। वांग जी को लेकर वो जाता है सीधे उस लेडी के पास में और कहता है, तुम हमें बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों ने टेस्ट करा लिया, यकीन हुआ कि फैंग तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है? हुआ ना? हो नहीं था। लांस चेन जिन्होंने पहले ही तहकीकात करा ली थी, पहले ही सारी इन्वेस्टिगेशन करा ली थी, उन्हें सब कुछ पता है, पर वो सब कुछ इस लेडी के मुंह से सुनना चाहते हैं तो वो सुनने लगते हैं। वो लेडी बताती है कि जब वो लगभग यही करीबन 21-22 साल की थी तब वो मिस्टर लान से मिली थी। मिस्टर लान ऑलरेडी मैरिड थे, तो जो लिली थी वो उनसे दूरी बना के रखती थी। वो उनके ऑफिस में काम करती थी, उनके एक डिपार्टमेंट में वो HR थी और वहाँ से वो अपना सब कुछ मतलब मेंटल हेल्थ वगैरह सब कुछ मैनेज करके रखती थी। लेकिन जो मिस्टर लान थे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया था लिली में। लिली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, इसलिए वो खुद को काबू नहीं कर पाए। उन्होंने लिली से कई सारे वादे किए और ये भी प्रॉमिस किया कि जो वांग जी और लांस चेन है वो उनके अपने बच्चे नहीं हैं, वो तो उनके ब्रदर ने उनकी वाइफ के साथ में चीट किया है और वो बहुत जल्दी सारे सबूत इकट्ठे करके उसको डाइवोर्स दे देंगे। उन्होंने खुद को प्रिटीफुल दिखाया, इतना प्रिटीफुल दिखाया कि लिली उनके बहकावे में आ गई। वैसे भी वो 21 साल की 22 साल की एक लड़की थी जो कि एक विलेज से उठ कर आई थी। उसके पास उतना दिमाग नहीं था यूज़ करने के लिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसकी ट्रिक हो सकती है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आया उसे और इतनी मीठी मीठी बातों में वो फिसल गई और उसने अपना सब कुछ मिस्टर लान को दे दिया। मिस्टर लान ने उससे प्रॉमिसेस तो बहुत सारे किए पर एक भी पूरा नहीं किया। देन फैंग का बर्थ हुआ, उन्होंने खुद फैंग को नाम दिया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, वो उनकी मिस्ट्रेस बन के रह रही थी क्योंकि उसे पता था एक दिन जो मिस्टर लान है वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स जरूर देंगे, पर ऐसा कोई दिन आया ही नहीं। फाइनली उसने खुद ने कंफर्म करने के बारे में सोचा। जब फैंग लगभग 2 साल का हुआ तब वो खुद ही कंफर्म करने गई कि क्या हो रहा है, लेकिन तब उसे पता चला कि मिस्टर लान का तो ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। तो वो मिस्टर लान से खुद डायरेक्ट जाके कन्फर्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो तो इसके साथ में खेल रहा था।